दोस्तों इससे इस तक जाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। कई सारी फीमेल ये सोचती हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा, नामुमकिन सा लगता है उनको ऐसा दिखना, पर नहीं है। हमारे साथ अगर आप जुड़ते हो तो इतनी सही अप्रोच के साथ में इतनी प्रैक्टिकल डाइट बनवा के देते हैं जो आपके मुताबिक पूरे तरीके से एडजस्टेड होती है। चाहे आप वेज ले रहे हो चाहे नॉन वेज, सिर्फ आपके हिसाब से ही डाइट तैयार होगी और ट्रेनिंग प्लान भी। और लगभग 3 महीने में आप यहाँ से यहाँ तक दिख सकते हो। हम कोई क्रैश डाइट नहीं करवाते, बजट के अंदर हमारी कोचिंग रहती है। और अगर आपको वे प्रोटीन की सच में ज़रूरत है तभी हम आपको लेने के लिए सजेस्ट करते हैं। बजट नहीं है तो कोई बात नहीं, रिप्लेसमेंट है उसका। अब चाहे आप कोई एथलीट हो या फिर एक फीमेल क्लाइंट या एक नॉर्मल अपने लिए बस एक ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले इंसान, हम सबको बदलते हैं। अगर आपको भी खुद को बदलना हो तो हमें यहाँ पर डीएम कर सकते हो और आज ही अपनी एक नई फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों आर्नोल्ड क्लासिक यूके खत्म हो चुका है। हम सबको पता है कि इस कॉन्टेस्ट को किसको जीत जाना चाहिए था और वही रिजल्ट्स भी आए हैं। यहाँ पर क्लियरली एंड्रयू जैक ने कंपटीशन जीत लिया और हरा दिया ब्रैंडन करी को, साथ ही साथ मार्टिन फिट्जवाटर को। पर इस कंपटीशन के रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अजीब से थे अगर हम बात करें थर्ड प्लेसिंग की, क्योंकि यहाँ पर थर्ड नंबर पे आते हैं पैट्रिक मोर और मार्टिन फिट्जवाटर खिसक के चौथे नंबर पे चले जाते हैं। इस बार सबसे ज़्यादा ऑफ थे मार्टिन अपनी लाइफ के अंदर और कई सारे लोगों ने इनको इसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करा कि ऐसा लग रहा था मान लो ये कोई गेस्ट पोजिंग करने उतरे हैं। तो इनकी बॉडी लगातार ख़राब होती चली जा रही है। इनको डेफिनेटली अपने आप को समय मेंटली तो ठीक होने के लिए देना ही चाहिए, फिजिकली भी बॉडी तभी ठीक होगी, वो तो कैचअप कर ही जाएगी। तो देखते हैं मार्टिन कमबैक अपना कब करते हैं। एक्चुअल कमबैक की ज़रूरत अब इनको ही है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टॉप 2 एथलीट्स के, तो नंबर 1 पे आते हैं एंड्रयू जैक और सेकंड पर आते हैं ब्रैंडन करी। अब ये कंपटीशन दोस्तों उतना ज़्यादा दिलचस्प नहीं था इन दोनों एथलीट्स के बीच में जितना ज़्यादा कंपेटिटिव लाइनअप हमने आर्नोल्ड यूएस में देखा था, क्योंकि वहाँ पर एंड्रयू के साथ में हार्डी थे, निक थे। ऐसा लग रहा था कि हार्डी जीत सकते हैं, बल्कि यही लग रहा था काफ़ी सारे लोगों को, मुझे भी लग रहा था। यहाँ पर क्या है कि ब्रैंडन ही है इनके सामने, और ब्रैंडन और एंड्रयू ऐसे बॉडी बिल्डर्स है जिनमें काफ़ी ज़्यादा गैप है शारीरिक तौर पर हर तरीके से। एंड्रयू जैक बहुत ज़्यादा मस्क्यूलेचर कैरी कर रहे हैं एज कम्पेयर टू ब्रैंडन करी। उनके शोल्डर्स से लेके चेस्ट के अंदर और लेग्स में इतना ज़्यादा साइज है, और एंड्रयू जैक की टैनिंग इतनी स्पॉट ऑन है कि ब्रैंडन उस चीज़ को कैच नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कंपटीशन में दोस्तों रही लाइव स्ट्रीमिंग की और लाइटिंग की। लाइटिंग की बात मैंने कल भी करी थी और ये भी बताया था कि बॉडीज बड़ी वॉश्ड आउट लग रही है इन सब की, पर फिर भी इस पूरी वॉश्ड आउट सिनेरियो के अंदर ना एंड्रयू जैक की बॉडी इस बार इतनी ज़्यादा शाइन कर रही थी। तो ये मालूम पड़ रहा था कि जब रियलिटी में लोग इनको सामने से बैठे हुए देख रहे होंगे ना, तो ये कितने खतरनाक लग रहे होंगे। तो ये सही में बहुत ज़्यादा यार तगड़े दिख रहे थे इन रियल अगर आप देखो। और ब्रैंडन करी की कंडीशनिंग कुछ नेक्स्ट लेवल पे ही है। करी के पास सिर्फ एक साइज़ की कमी है जिस वजह से वो इतने ज़्यादा छोटे लग रहे थे एंड्रयू जैक के आगे, बट करी लगातार इंप्रूव हो रहे हैं पिछले कॉम्पिटिशन से। इस बार सेकंड इसलिए आ गए क्योंकि गैप में भरने वाले बहुत सारे एथलीट्स मिसिंग थे, जैसे कि हार्डी, निक, डेरेक लंसफर्ड जैसे मिस्टर ओलंपिया, और भी बहुत सारे एथलीट्स जो कि ब्रैंडन करी को हरा देते हैं इजीली, वो सारे मिसिंग थे। तो इसीलिए डायरेक्ट एंड्रयू जैक के बाद ब्रैंडन करी हमें यहाँ पे दिखे। पर डेफिनेटली जब ओलंपिया में ये दोनों एथलीट्स दिखेंगे तो एक बड़ा गैप हमें देखने को मिल सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, इन दोनों के बीच में 7 एथलीट्स हो गैप को फिल करने के लिए, 7 एथलीट्स। ये हो सकता है करी 8th या 9th नंबर पर चले जाए और एंड्रयू जैक इस बार फर्स्ट आ जाए। एंड्रयू के फर्स्ट आने के आसार अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये हाइप नहीं है, सिर्फ एंड्रयू इंप्रूव भी होते जा रहे हैं। हमने यहाँ पर देखा इस बार एंड्रयू ने $1 मिलियन का प्राइज मनी जीता है। आर्नोल्ड ने खुद ये वाली बात बोली, कितनी बड़ी बात होती है $1 मिलियन। आर्नोल्ड ने इनको ये बताया कि मैंने जब अपना पहला टाइटल जीता था ओलंपिया का तब $1000 मिले थे। हालांकि वो 1970s की बात कर रहे हैं और आज 2026 में एंड्रयू जैक को $1 मिलियन यानी $10 लाख मिले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसके अंदर आता है आर्नोल्ड ओहायो की ओर से, जहां पर इन्होंने $7.5 लाख जीते थे और इस वाले कॉम्पिटिशन के अंदर इन्होंने $2.5 लाख जीत लिए। तो कुल मिला के $1 लाख की प्राइज मनी बनती है। आर्नोल्ड ने ये कहा कि आप ये भी चाहोगे कि हर महीना इस मार्च के महीने की तरह ही निकले, यानी हर महीने आप $1 मिलियन कमाओ। ये एक्चुअली में एक ड्रीम होता है, क्योंकि कोई भी बॉडी बिल्डर ने आज तक 2 आर्नोल्ड क्लासिक जीत करके इतने पैसे नहीं बनाए। अब एंड्रयू अगर इस साल का ओलंपिया भी जीत जाते हैं तो करीबन ये 1.7 से 1.8 मिलियन की रेंज में कमा चुके होंगे उस समय तक। और बड़ी बात नहीं है, शायद कमा भी लेंगे, क्योंकि ओलंपिया रेडी ये एथलीट दिखाई दे रहा है। एंड्रयू से अभी इंटरव्यू के दौरान पूछा गया जैसे ये कॉन्टेस्ट खत्म हो तो जे कटलर ने बोला कि आपको कैसा फील हो रहा था इस कंपटीशन को खेलते वक्त। एंड्रयू ने कहा पिछले साल का ओलंपिया जब खेल रहा था मैं तो कुछ ना कुछ मिसिंग था बॉडी में, पर इस बार लग रहा है कि मैंने सारे गैप्स फिल कर दिए हैं
और अब वो कह रहे हैं कि मैं रेडी हूँ ओलंपिया जीतने के लिए भी। तो दोस्तों एंड्रयू के साथ में ना देखो कई सारी दिक्कतें छोटी मोटी थी जिनको कि इन्होंने फाइन ट्यून करा, लेकिन इस वाले कॉन्टेस्ट में ना मैं ये पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि एंड्रयू की ये बॉडी बेस्ट बॉडी थी आज तक की। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एंड्रयू का साइज़ ना लगातार फट रहा है, लेकिन कंडीशनिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रैंडन करी से बेहतर कंडीशनिंग इनकी थी। और ये पता है मैं किस बिहाफ पे कह रहा हूँ, आमतौर पे देखा जाता है बॉडी बिल्डर्स जितना ज़्यादा मसल पैक ऑन करते हैं ना, उनकी कंडीशनिंग कहीं ना कहीं सफ़र करती है, बॉडी थोड़ी सॉफ्ट पड़ती है। एंड्रयू जैक इस बार बिल्कुल स्पॉट ऑन आए थे, तो ये बड़ी बात होती है। आप मसल मास बढ़ा करके कंडीशनिंग भी उतनी ही अगर ला रहे हो जितना कि क्रिस्पीनेस चाहिए, ठीक उतनी क्रिस्पीनेस जितने छोटे एथलीट्स ला रहे हैं, एंड्रयू तो उससे भी ज़्यादा इस बार लेकर के आए। नेक्स्ट लेवल की स्किन क्वालिटी नज़र आएगी आपको इनकी बॉडी में इन वीडियोज़ के दौरान, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बेस्ट बॉडी बिल्डर अभी के दौर पर चल रहे हैं। इस पर्टिकुलर आर्नोल्ड यूके में देख करके कहूँगा, यूएस के अंदर मुझे हार्डी बहुत अच्छे लग रहे थे, पर यूके में ना एंड्रयू इतने इंप्रूव हुए हैं कि बिना हार्डी के भी लग रहा है कि ये अगर हार्डी भी आ जाते इस कॉन्टेस्ट में उनको हरा देते। क्योंकि देखो हार्डी के समय पे कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, इन्होंने हार्डी और निक को जब हराया, पर अब समझ आ रहा है कि जजेस का पैटर्न इस तरफ शिफ्ट हुआ है, कम से कम इस महीने के लिए तो सही। और अब जजेस को ये वाली फिजिक ज़्यादा करके पसंद आ रही है, एंड्रयू जैक्ट वाली, तो बहुत हद तक चांसेस है कि ओलंपिया में ये डेरेक लंसफोर्ड को इस बॉडी के साथ हरा दें। भले ही डेरेक कितने भी इंप्रूव होकर के आ जाए, पर ये स्ट्रक्चर और ये हाइट और जितनी फाइन पॉलिश्ड स्किन इनकी आ गई है ना, ये नहीं है डेरेक पे। ये डेरेक को हराने के लिए काफ़ी है। इनकी बॉडी जो लोअर एंड से है वो काफ़ी ज़्यादा इस बार सेपरेटेड दिखाई दे रही थी, खासतौर से इनके फ्रंट क्वाड्स के अंदर स्वीप्स ज़्यादा गहरे दिख रहे थे और अच्छे से इनके ग्ल्यूट्स भी इस बार चमक रहे थे। तो ये कहा जा सकता है कि एंड्रयू जैक्ट ओवरऑल इतने इंप्रूव हो गए कि लाइफ की बेस्ट फिजिक इस आर्नोल्ड क्लासिक यूके में दिखा गए। मैं तो साफ बोलूंगा आर्नोल्ड यूएस से बहुत ऊपर की फिजिक इनकी है। अब हम कुछ पोज बाय पोज इन दोनों का कंपेरिजन करते हैं। जैसे कि फ्रंट डबल बाइसेप जैसा पोज है, पहले इनके लेग्स काफ़ी छोटे लगते थे अपर बॉडी के मुकाबले, इस बार ये बैलेंस अचीव हुआ है, लेग्स का साइज ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर हम फ्रंट लैट स्प्रेड की बात करें तो एंड्रयू का फ्रंट लैट स्प्रेड हमेशा से बड़ा ही डेंजरस रहा है, सबसे ज़्यादा खतरनाक फ्रंट लैट स्प्रेड इन्हीं का ही है पूरे बॉडी बिल्डिंग के अंदर अभी, लेकिन इनकी लोअर बॉडी पीछे रहती थी। इस बार लग रहा है कि सही में लेग्स फिर से मैचअप कर रहे हैं इस वाले पोज के अंदर भी, और ये बॉडी बिल्डर इनकम्प्लीट नहीं लग रहा है। अब आप खास तौर से यहाँ पर देखोगे इनके काल्व्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ब्रेंडन करी तो आसपास भी नहीं है काल्व्स में, और चेस्ट इनकी एकदम दब गई, मिडिल चेस्ट। अब ये पोज आता है साइड चेस्ट का, इसके अंदर तो एंड्रयू के साइड क्वाड्स के स्वीप्स का जो मजा आ रहा है ना, देखते ही एकदम से वो लुक ऐसा बन रहा है, लगेगा आसपास कोई इनको चैलेंज करने के लिए है भी नहीं। ये ओलंपिया में लगेगा, इस आर्नोल्ड में ना सब इनके आगे बच्चे लग रहे हैं, जो साइड क्वाड्स इतने बड़े ये और इतने क्रिस्प ये दिखा रहे हैं। इस बॉडी को ना मैं प्योर कंडीशनड बॉडी, बहुत हार्ड बॉडी, दोनों का मिक्स कॉम्बो कह सकता हूँ। ये चेस्ट में साइज और शोल्डर्स की जो फुलनेस है ना, अभी मुझे नहीं लगता कि कोई भी बॉडी बिल्डर मैच कर पाएगा। ये कुछ ज़्यादा ही अच्छे दिख रहे हैं। एंड्रयू के साथ बस ये प्रॉब्लम है कि साइड चेस्ट मारते वक्त ना अपने गट को थोड़ा सा आगे की ओर राउंडेड फॉरवर्ड कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका गट निकला हुआ है, पर ये ऐसा हो ज़रूर रहा है कि इनका ये पोज ठीक से हिट नहीं कर पा रहे, और फिल ही इस वाले पोज को इनको हिट करना काफ़ी अच्छे से सिखा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके से क्वाड्स के ऊपर बैठ करके इस पोज को अच्छे से हिट करा जाता है। अब इस बार मैं ये देख रहा हूँ कि एंड्रयू जैक्ट अपने क्वाड्स के ऊपर बैठे हुए हैं, देख रहे हो आप, ये एंगल काफ़ी ज़्यादा छोटा बन रहा है, तो इससे डेफिनेटली हैमस्ट्रिंग्स अच्छे दिखते हैं, पर अपर बॉडी अभी भी कहीं ना कहीं वो स्टमक जो है वो बाहर निकल रहा है। बैक डबल की बात करें तो क्लियरली आपको दिखेगा कि एंड्रयू के बैक में मसल्स ही इतनी ज़्यादा है और बाइसेप्स में पीक ही इतना ज़्यादा है कि ब्रेंडन आसपास भी नहीं है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह दिख रहे हैं ब्रेंडन इनके आगे। पर वहीं ब्रेंडन के ग्लूट्स ज़्यादा शार्प हैं और हैमस्ट्रिंग्स भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेंडन थोड़ी ड्रायर साइड पे दिखेंगे और एंड्रयू है, मैंने बोला ना, हार्डनेस प्लस कंडीशनिंग का कॉम्बो, तो इनके हैमस्ट्रिंग्स में बहुत गहरा सेपरेशन है यार, और इनके ग्लूट्स भी इस बार रिप्ड आने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये ग्लूट्स ऐसे हैं कि ओलंपिया तक आते आते और ज़्यादा फाइन ट्यून होंगे और यहाँ पर आपको लाइंस और बेहतर दिखेंगी। और बैक में मास इस बार बहुत ज़्यादा है, दिख रहा है कि परफेक्टली कार्बोहाइड्रेट्स को एब्जॉर्ब करा है एंड्रयू की बॉडी ने, और मैक्सिमम इनकी मसल्स उस वजह से फटके निकल रही है। यहाँ अगर हम बैक लैट स्प्रेड देखें तो इसके अंदर ब्रेंडन की लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा शार्प लगेगी, स्पेशली ग्लूट्स के ही चलते। वहीं एंड्रयू जो है वो अपर बॉडी से खतरनाक डोमिनेट कर रहे हैं। इस बार के मसल्स इनके काफ़ी ज़्यादा ठोस हैं अभी भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एंड्रयू और मसल पैक ऑन नहीं कर सकते। इनका फ्रेम इतना बड़ा है कि जितना चाहे उतना मसल डाल सकते हैं अपनी बॉडी पे और ये ओवर नहीं लगेंगे। तो बैक डेफिनेटली ऐसा पॉइंट है जो उनको ऊपर लाने की जरूरत है इस साल के ओलंपिया तक, पर ये अभी तक की बेस्ट बैक है इनकी। साइड ट्राइसेप में तो एंड्रयू का कोई तोड़ नहीं है, इतनी मसल्स ये एथलीट कैरी कर रहा है जो ओवर ही हो रही है। अब तो हद है, ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही 3D लग रहे हैं ये। चेस्ट में टाइटनेस ना इतनी ज्यादा नहीं होती है, और ये स्पेशली इसलिए भी आती है जब आप पीछे का अपना शोल्डर
आगे की ओर राउंडेड फॉरवर्ड करते हो, उनका पीछे का शोल्डर देखो आगे की ओर झुका हुआ है, इस वजह से चेस्ट पीछे की कस रही है मैक्सिमम तरीके से। और शोल्डर्स जो फ्रंट का आपको दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा 3D अब हो चुका है। ऑलरेडी एंड्रयू शोल्डर्स में गिफ्टेड एथलीट रहे हैं, और एंड्रयू के ट्राइसेप्स जो कि सबसे ज़्यादा गौर करने वाले पॉइंट है, वो बहुत बड़ा हेड है, हॉर्स शू ट्राइसेप आता है इनका। वहीं ब्रैंडन इस पोज में काफ़ी पतले दिखेंगे इनके आगे। एब्डोमिनल्स एंड थाइस, कहीं ना कहीं इस वाले पोज को मैं ये कह सकता हूँ कि हार्डी शुपन के बराबर का पोज होने लग गया है, शायद उनसे भी बेहतर, क्योंकि हार्डी के पास लेग्स अच्छे हैं, पर एंड्रयू के पास भी इस बार इस आर्नोल्ड क्लासिक में लेग्स इतने अच्छे थे कि हार्डी अगर इस बार आए होते तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन और कांटे का लगता। बहुत सारे लोग जो पिछली बार हार्डी की साइड ले रहे थे इस बार एंड्रयू की लेते हुए दिखाई देते। इसलिए एंड्रयू का ये कहना कि मैं अब कंप्लीट होने लग गया हूँ ये कुछ गलत नहीं है। अब ये है मनी शॉट, एक तरह से एंड्रयू जैक का बेस्ट शॉट एवर, और ब्रैंडन भी इस मोस्ट मस्कुलर को क्रेजी तरीके से हिट कर रहे हैं। इससे अच्छे ब्रैंडन नहीं दिख सकते कंडीशनिंग वाइज, ये मैं कभी भी बोलूंगा। इस एथलीट को बस साइज पुट ऑन करना है, और ब्रैंडन और एंड्रयू को हम लोग ओलंपिया में शायद एक कॉल आउट के अंदर यानी फर्स्ट में ही देख पाए, पर इस साइज के साथ तो ब्रैंडन फर्स्ट कॉल आउट क्रैक नहीं कर पाएंगे, ये मैं बता सकता हूँ। इस कंपटीशन से हमें ये सीख मिलती है एंड में कि एंड्रयू अब एक मिस्टर ओलंपिया की तरह दिखने लग गए हैं, ये बात बहुत क्लियर हो रही है। लेग्स अब बहुत वीक नहीं रहे, और काम करने की जरूरत तो है, हमेशा हर एक बॉडी बिल्डर को रहती है, पर एंड्रयू अब एक ऐसे ओलंपिया चैंपियन मुझे इस कॉम्पिटिशन में नजर आ रहे हैं जिनको हर कोई एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाएगा, ज्यादा बवाल करे बिना। मैं जरूर से चाहूंगा ये देखना कि जजेस ने अगर एक प्रेफरेंस चुनी है इस बार के आर्नोल्ड ओहायो में तो वही रखे ओलंपिया तक भी। मैं हमेशा से वाली बात बोलता हूँ कि एथलीट्स को लगातार जिताते रहो अगर आपको लगता है कि एक स्ट्रक्चर आपने सेलेक्ट कर लिया है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस साल आपने ओलंपिया तो चलो एंड्रयू जेट को जिता दिया, जो मुझे तो लग रहा है ये जीतेंगे, फिर अगले साल आप कोई और नया चैंपियन बना दो। ओलंपिया की ब्रांड वैल्यू अगर रीएस्टेब्लिश करनी है इनको, तो जजेस भले ही जजिंग कितनी मर्जी गलत करे, स्कोरिंग भी कितनी मर्जी गलत दे दे, लेकिन चैंपियन एक ही होना चाहिए, ओलंपिया विनर एक ही हर साल चलना चाहिए, कम से कम 3 से 4 साल तो चलाओ, तब जाके ओलंपिया की ब्रांड वैल्यू होगी रीएस्टेब्लिश। मेरा यही कहना था, आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करना। इस बार का आर्नोल्ड यूके आपको कैसा लगा बताना ज़रूर, और हाँ अगर कोचिंग लेनी है और अपने आप को भी इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है तो हमें डीएम करो। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।